वेलकम टू द अप टू डेट शो, जहां पर हम करेंगे पिछले वीक हुई कुछ बड़ी फाइनेंशियल और बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स की बात और रखेंगे खुद को अप टू डेट। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है डिज्नी रिलायंस मर्जर। सो इस मर्जर को सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक क्लियरेंस दे दिया है। सो दिस विल बी ए पार्टनरशिप बिटवीन वायकॉम 18 एंड डिज्नी स्टार। सो दिस जॉइंट वेंचर मोस्टली विल बी कंट्रोल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका इसमें 16.34% स्टेक होगा, वायकॉम 18 का 46.82% स्टेक एंड द रिमेनिंग स्टेक ऑफ 36.84% विल बी ऑफ डिज्नी। एंड जस्ट टू लेट यू नो, वायकॉम 18 एक पहले से ही एक पार्टनरशिप है बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बोधी ट्री सिस्टम्स, जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का 85% स्टेक है। सो इन एन ओवरऑल दिस जॉइंट वेंचर मोस्टली विल बी कंट्रोल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसको हेड करेंगे मिसेस नीता अंबानी, और उनके वाइस चेयरपर्सन होंगे मिस्टर उदय शर्मा। और जैसे ही ये मर्जर कंप्लीट होगा, एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा विच विल हैव 110 चैनल्स अंडर देयर पॉकेट, इंक्लूडिंग चैनल्स लाइक स्टार प्लस एंड कलर्स, with a leading 32% stake in the total viewership and around 40% share in the total revenue market of broadcasters। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि डिज्नी स्टार के पास पहले से ही 3 साल के लिए आईसीसी मेन एंड वीमेन वर्ल्ड कप के डिजिटल एज वेल एज टीवी के राइट्स हैं, एंड वायकॉम 18 हैज़ द राइट्स फॉर स्ट्रीमिंग आईपीएल। काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डिज्नी स्टार को इतना इंटरेस्ट नहीं है इन द फ्यूचर फॉर मोर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जॉइंट वेंचर है आगे जाके एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही एक पार्ट बन के रह जाएगा। सो लेट्स वेट व्हाट लाइज अहेड इन द फ्यूचर। सो बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज़ यूपीएस। ये एक नई स्कीम लॉन्च की गई है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये स्कीम थोड़ी सिमिलर है अगर हम कंपेयर करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम से, दैट इज़ एनपीएस, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। सो करंटली क्या होता है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड अंडर एनपीएस। अभी गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दिया है वेदर टू कंटिन्यू इन एनपीएस और टू स्विच टू यूपीएस, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो इस स्कीम के अंदर एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा विच विल बी 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, जो कि सिमिलर है एनपीएस में भी। बट इफ़ वी सी द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज नाउ इंक्रीज टू 18.5%, जो कि एनपीएस में 14% था। एंड इफ़ वी सी एट द कंपनसेशन अमाउंट और द बेनिफिट अमाउंट, सो अंडर यूपीएस जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 25 ईयर्स जिन्होंने मिनिमम अपनी सर्विस कर दी है, सो दे विल गेट पेंशन अमाउंट मंथली, उनको एक अमाउंट मिलेगा विच विल बी 50% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। उनके रिटायरमेंट से पहले उनके 1 साल तक की उनकी बेसिक सैलरी निकाली जाएगी, उसका एवरेज होगा, और उसका 50% उनको मंथली पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। बट इफ़ वी सी इन अंडर एनपीएस, सो एनपीएस में एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलती है, बिकॉज एनपीएस इज लिंक टू मार्केट। सो द इन्वेस्टमेंट्स उसके रिटर्न्स में भी हायर हो सकते हैं, बट बिकॉज उसमें वो मार्केट से लिंक्स है, तो सो द रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड। यूपीएस के अंदर एक फ़ायदा और है, दैट इज़ इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके अंदर एक डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा अंडर यूपीएस, बट ये इस तरह का इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल अंडर एनपीएस। तो ये एक और एडवांटेजेस इफ़ वी कंपेयर टू एनपीएस। सो अगर मोटा मोटा देखने जाएंगे, सो फॉर यूपीएस इज़ फॉर दोज पीपल जिनको एक फिक्स्ड अपनी एक पेंशन चाहिए विद नो रिस्क एसोसिएटेड विद इट। बट एनपीएस जो होगा वो एक हायर रिटर्न दे सकता है आपको, बट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट अपडेट। सो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में काफ़ी टाइम से एक स्टेगनेंट प्राइस पर हैं। सो जो पेट्रोल है वो अराउंड 94-95 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है, और डीजल अराउंड 89 रुपीज़ 90 रुपीज़ के अराउंड पर लीटर मिल रहा है। सो उसका एक मेजर रीज़न है फॉर कीपिंग दीज प्राइसेस स्टेगनेंट। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि इंडिया इज़ एबल टू इम्पोर्ट चीप प्राइसेस फ्रॉम रशिया। तो आपको पता होगा कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से रशिया अपना ऑयल कहीं भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसके पास सप्लाई तो काफ़ी थी बट डिमांड कम हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच रशियन ऑयल प्राइसेस हैव ड्रॉप डाउन। सो इंडिया हैव टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, एंड डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, इंडिया ने रशियन ऑयल इम्पोर्ट किया, और उसकी वजह से उसको ये सब ऑयल थोड़ा सस्ता मिल गया था। अभी एक स्टडी सामने आई है जो बता रही है कि इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम अप्रैल 2022 टू जून 2024, इंडिया ने टोटल अमाउंट सेव किया है
8 to 10 बिलियन डॉलर्स, विच इज़ अराउंड हाफ ऑफ दी फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल, जो कि है टोटल 19.7 बिलियन डॉलर। सो उसका हाफ वी आर एबल टू सेव बाय दिस चीप रशियन ऑयल। सो ये सब सेविंग इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट अगर रिसेंटली देखने जाएंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव पुट मोर रेस्ट्रिक्शंस, अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, और अभी इंडिया की सेविंग्स जो है वो घट के 1/3 हो गई है। तो अभी ये आगे चल के वो एक देखने वाली बात होगी कि वेदर हमारी सेविंग्स और इंडिया की सेविंग्स घटती हैं कि बढ़ती हैं, और इसकी वजह से प्राइसेस पर कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं आता। आप लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में तो सुना होगा, बट आप लोगों ने क्या क्यू कॉमर्स सुना है? क्यू कॉमर्स यानी 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विसेज, जैसे जेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये सब क्यू कॉमर्स के अंडर फॉल होते हैं। तो ये इस वक्त एकदम इंडिया में भी हॉट प्रॉपर्टी बना हुआ है, जहाँ पर सभी कंपनीज अपने आप को 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विसेज क्लेम करने की ट्राई कर रही हैं और अपने आप को स्केल अप कर रही हैं। जैसे जेप्टो है, तो जेप्टो ने अभी $340 मिलियन का का फंड रेज किया है एट ए वैल्यूएशन ऑफ $5 बिलियन। और अभी देखने जाएँ पिछले एक साल के अंदर जेप्टो ने मोर देन $1 बिलियन का फंड रेज किया है, और उसका अभी IPO भी आने वाला है इन रफली 12 मंथ्स। और जो इसकी ये इन्होंने फंडिंग रेज की है, दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो अभी उनको IPO में भी हेल्प करेगा। और जो बाकी कंपनीज़ हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, बिग बास्केट है, वो सब भी ये सेगमेंट में आने की ट्राई कर रही हैं। तो एक तरफ तो ये कंपनियाँ अपने आप को एकदम स्केल अप करने की ट्राई कर रही हैं, बट दूसरी तरफ है हमारे किराने स्टोर्स, हमारे ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर, उन सब का क्या? तो अभी ये एक डिबेट एक चल रही है, देयर इज़ एन ऑनगोइंग डिबेट, जिसमें ये डिस्कशन हो रहा है कि वेदर दीज क्यू कॉमर्स कंपनीज आर हार्मिंग द किराना स्टोर्स और द फिजिकल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, उसके ऊपर सोच विचार कर रही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अभी नया एक ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल आ रहा है, उसके अंदर भी इस चीज़ के लिए कुछ प्रोविज़न होंगे। तो जो भी अभी कंपनीज़ हैं, जो भी क्यू कॉमर्स वाली कंपनीज़ हैं, उन सबको भी पता है कि अभी ये सब रेगुलेशंस आने वाले हैं। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर इनकॉर्पोरेटिंग किराना स्टोर्स और द ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर इनटू देयर बिजनेस मॉडल्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विसेज, और उसने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर किराना स्टोर को भी इंक्लूड किया है। सो फ्लिपकार्ट ने सभी किराना स्टोर्स वालों के साथ पार्टनरशिप की है और उनको सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी से इक्विप किया है ताकि वो क्विक डिलीवरीज कर पाएँ। जबकि क्यू कॉमर्स की कंपनीज है, उनका ये कहना है कि ऐसी क्यू कॉमर्स कंपनीज अभी एकदम नेसेंट स्टेज पर है, अपनी ग्रोथ के एकदम इनिशियल स्टेज पर है, और ऐसी रेगुलेटरी स्क्रूटनीज लाना दैट विल पुश द ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज। तो एक ये अभी डिस्कशन चल रहा है, एक डिबेट चल रहा है। अब हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी इसके ऊपर एक बोला था कि गवर्नमेंट ई कॉमर्स कंपनीज या क्यू कॉमर्स कंपनीज के खिलाफ नहीं है, बट देयर शुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन दी ऑफलाइन एंड दी ऑफलाइन कंपनीज। सो अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि जो भी अभी ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल आ रहा है, उसमें कैसे ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, सो दैट देयर विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन दी ऑफलाइन एंड दी ऑनलाइन कंपनीज। नेक्स्ट अपडेट है थाईलैंड से। थाईलैंड ऐसी कंट्री है जो अपने टूरिज़्म के लिए, अपने बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है, और इंडिया से भी काफ़ी टूरिस्ट थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। और उसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर वीज़ा फ्री मिलता है टू इंडियन ट्रैवलर्स, बट ये स्कीम अभी बंद हो रही है बाय 11 नवंबर। सो 11 नवंबर तक ही फ्री वीज़ा मिलेगा टू इंडियन ट्रैवलर्स। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी आफ्टर कोविड, ताकि उनका टूरिज़्म को बूस्ट मिले। सो दिस स्टार्टेड ऑन 10 नवंबर 2022, और अभी ये स्कीम ख़त्म हो रही है 11 नवंबर को, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियन ट्रैवलर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो थाईलैंड ट्रैवल करें, जिसकी वजह से काफ़ी सर्ज आया है ट्रैवलिंग के अंदर थाईलैंड में, और इंडियन ट्रैवलर्स की संख्या 15% राइज हुई है इन दिस कैलेंडर ईयर ऑफ 2024। सो अगर थाईलैंड जाना आपकी भी विश लिस्ट में है तो ट्राई कीजिए, आप भी 11 नवंबर से पहले वहाँ जाने का प्लान बनाएं, सो दैट आप भी फ्री वीज़ा की सर्विसेज अवेल कर पाएँ। सो अगर आपको घूमना पसंद है और आप फ्रिक्वेंट फ्लायर हैं तो अगली बड़ी खबर आपके लिए विस्तारा का नाम तो आपने सुना होगा। सो इट विल ऑपरेट इट्स लास्ट फ्लाइट ऑन 11 नवंबर। उसके बाद उसकी फ़्लाइट्स नहीं उड़ेंगी क्योंकि उसका मर्जर हो गया विद टाटा ग्रुप। सो विस्तारा ओरिजिनली एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस। 51/49 के रेशो में उनका मर्जर है, बट नाउ सिंगापुर एयरलाइंस ने क्या किया है कि दे हैव एक्वायर्ड 25% स्टेक्स इन टाटा ग्रुप, और एक मर्जर हो गया है विस्तारा का विद टाटा ग्रुप। अगर विस्तारा की हिस्ट्री देखने के लिए जाएँ तो विस्तारा फर्स्ट फ्लाइट वाज ऑपरेटेड इन 2015, और वो उड़ी थी फ्रॉम
Delhi to Mumbai, and from its inception, Vistara is a loss-making company. सो कोई भी ट्रैवलर्स है, अगर किसी ने भी विस्तारा पर फ्लाइट बुक की है आफ्टर 11th of November, सो उनकी सभी फ्लाइट्स, उनकी सभी सर्विसेज विल शिफ्ट टू एयर इंडिया नेटवर्क. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो यू कैन प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं आपसे मिलूंगा आप नेक्स्ट वीक. टिल देन, सी यू.